जब सभी लोग फलों के रस से बनी पूंछ नामक हल्की शराब पी चुके तो हमारे माता पिता ने फुसफुसाकर आपस में कुछ बात की और वे हमें उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मेरे पिता ने जाते जाते फुसफुसाकर मुझसे कहा, चल आगे बढ़ और उससे बात कर। अरे बाऊजी, अगर मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ तो कैसे जबरदस्ती मैं इससे ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। यार, तुझे इससे क्या लेना देना है। बेवकूफ़ी मत कर, जरा दिमाग से काम ले। ये कहकर मेरे पिता ने कहर भरी नज़र मुझ पर डाली और कमरे से बाहर चले गए। तभी उड़का हुआ दरवाज़ा खुला और किसी उम्रदराज औरत का हाथ कमरे में आया और उसने मेज़ पर रखी हुई मोमबत्ती उठा ली। अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। मैंने सोचा, खैर चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद मैंने थोड़ी चालाकी बरतते हुए कहा, जोया, यह अंधेरा मुझे भला लग रहा है। आखिर अब हम अकेले हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। अंधेरा मेरे चेहरे पर झलक आई शर्म को छुपा रहा है। ये शर्म का एहसास मेरे मन में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अपनी भावनाओं के कारण इस समय मेरा दिल जल रहा है। उसमें जैसे आग भड़क रही है। ये कहकर मैं चुप हो गया। उधर जोया का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही थी। घबराहट से जोया दांत किटकिटा रही थी। उसका बदन भी बुरी तरह से कांप रहा था और यह कँपाहट उस बेंच से होकर, जिस पर हम बैठे हुए थे, मुझ तक भी पहुंच रही थी। ये बेचारी लड़की भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि यह तो मुझसे वैसे ही नफरत करती थी, जैसे कोई कुत्ता उस छड़ी से नफरत करता है, जिससे कभी कभी उसे सजा दी जाती है। हालांकि मुझे तब तक बहुत से पुरस्कार और पदक मिल चुके थे, लेकिन फिर भी उस समय उस लड़की के सामने मैं एक वैसा ही वनमानुष बना बैठा था, जो असभ्य, अशिष्ट और गंवार होता है। मैं भारी थोबड़े वाले, बड़े बड़े रोयों वाले किसी बदसूरत जानवर की तरह लग रहा था। लगातार चलने वाले जुकाम और अक्सर पी जाने वाली शराब की वजह से मेरी नाक फूली हुई थी और मेरा थोबड़ा लाल भभूका बना हुआ था। मैं इतना ढीला ढाला और आलसी हो चुका था कि भालू भी मेरे सामने ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा चालाक दिखाई देता। और मैं कितना नीचे गिर चुका था, उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। कभी मैंने इसी जोया से, जिससे अब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, रिश्वत भी खाई थी। उससे अपने मन की बात कहकर मैं चुप हो गया था क्योंकि अब मुझे इस लड़की पर दया आ रही थी। चलिए, बाहर बगीचे में चलते हैं, मैंने उससे कहा, यहाँ घुटन महसूस हो रही है। हमारे माता पिता उस कमरे के बाहर ही खड़े हुए थे और हमारी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहे थे। हमें बाहर निकलता देख वे जल्दी से बरामदे के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। हम घर से बाहर निकल आए और घर के सामने बने बगीचे में एक पगडंडी पर चलने लगे। जोया के चेहरे पर चांद की रोशनी चमक रही थी। मैं बेवकूफ़ों की तरह उसे घूर रहा था। मैंने उसके चेहरे पर झलक रहे लावण्य और मधुरता को महसूस किया, फिर एक गहरी सांस भरी और उससे कहा, लगता है नर कोयल गा रहा है, अपनी मादा को लुभा रहा है। पर मैं, भला किसी को क्या लुभा सकता हूँ। जोया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नज़रें झुका लीं। शायद उसे पहले ही यह बता दिया गया था कि उसे मेरे सामने किस तरह का अभिनय करना है। हम दोनों बगीचे के उस पार नदी किनारे पहुंच गए थे। वहां एक बेंच पड़ी थी। हम दोनों बेंच पर बैठ गए और नदी में लहरों की अटखेलियां देखने लगे। नदी के उस पार सफ़ेद गिरजाघर चमक रहा था और गिरजाघर के पीछे लगे पेड़ों के उस पार जमींदार कुलदारफ की बड़ी सी हवेली झलक रही थी। इसी हवेली में वह क्लर्क बलनीत सिंह रहता है, जिसे जोया पूरे मन से चाहती है। बेंच पर बैठकर जोया ने अपनी निगाहें उस हवेली पर टिका दी। मुझे जोया पर फिर दया आई और घबराहट से मेरा दिल बैठने लगा। हे खुदा, हे ईश्वर, हमारे माँ बाप को स्वर्ग में भेजना, लेकिन कम से कम एक हफ्ता उन्हें जरूर नरक में रखना। मेरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान की ताबेदार है। सिर्फ वही इंसान मेरी खुशी की जिम्मेदारी ले सकता है। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस लड़की के लिए मेरे मन में एक खास जगह है, एक खास एहसास है। सच सच कहूँ तो मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। मैं बुरी तरह से उसके इश्क में डूबा हुआ हूँ। उससे बेहद प्यार करता हूँ। सवाल यह है कि वो मुझे चाहती है या नहीं। अगर वो मुझे नहीं चाहती,
वो मुझसे प्यार नहीं करती तो समझिए मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और जानती हैं वो लड़की कौन है? आप ही हैं। आप ही हैं वो खास इंसान मेरे लिए। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि आप भी मुझे प्यार करें? बताइए न, क्या आप भी मुझे चाहती हैं? जी, आपको ही चाहती हूँ, ज़ोया ने बुदबुदाकर होठों ही होठों में कहा। उसकी यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वह रोएगी और फिर धीरे से इनकार कर देगी क्योंकि वह किसी और को चाहती है। मैं उसकी इस मोहब्बत से ही उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ था, पर अब मामला खटाई में पड़ गया था। वो अपने माँ बाप की इच्छा की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। जी, मैं भी आपको ही चाहती हूँ, ज़ोया ने फिर से दोहराया और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने घबराकर कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं इतना घबरा गया था कि मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मुझे अब उससे क्या कहना चाहिए। ज़ोया, ये सच है क्या? कहीं मेरी बात पर यकीन करके ही तो आपने हामी नहीं भर दी। मेरी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं कीजिए। ओ खुदा, यह क्या हो गया? ज़ोया, मैं यकीन करने लायक नहीं हूँ। मुझे आपसे ज़रा भी प्यार नहीं है। वह तो मैंने यूं ही कह दिया था। मुझे सारे ज़माने की बददुआएं लगे अगर मैंने सच कहा हो। मुझे यकीन है कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार व्यार, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं बदहवास होकर बेंच के चारों तरफ भागने लगा था। अरे ये सब मजाक है, ज़ोया। ये प्यार व्यार, ये शादी वादी सब फालतू की चीज़ें हैं। ज़मीन जायदाद के मामले हैं ये सब और इन्हीं मामलों की वजह से हमारा रिश्ता तय किया जा रहा है। आपसे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं अपने गले में एक भारी पत्थर लटका लूं। उन्हें आखिर क्या हक है कि वो हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करें? वो लोग हमें अपना गुलाम समझते हैं क्या? हमें अपना कुत्ता समझते हैं कि जब मर्जी हुई, जिस किसी भी खूंटे से बांध दिया। नहीं, हम ये शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने अभी तक उनकी सारी बातें मानी थीं, लेकिन अब मैं नहीं मानूंगा। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। बस, बात खत्म हो जाएगी। अचानक ही ज़ोया ने रोना बंद कर दिया और एक पल में ही उसकी आंखें सूख गईं। उधर मैं अपने जुनून में बोलता ही जा रहा था, मैं अभी उन्हें बता दूंगा। आप भी कह दीजिएगा, आप उन्हें बता दीजिए कि आप मुझे कतई नहीं चाहती हैं और बलनीत सिंह से प्यार करती हैं। आप कह दीजिए कि शादी करूंगी तो बलनीत सिंह से ही। मुझे मालूम है कि आप उसे कितनी गहराई से प्यार करती हैं। मेरे साथ चलते चलते ज़ोया अचानक हंसने लगी थी। वो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। आपको भी तो किसी और लड़की से प्यार है? एक हाथ से अपना दूसरा हाथ सहलाते हुए ज़ोया ने कहा, आप मोहतरमा देबे से प्यार करते हैं? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं देबे को ही चाहता हूँ। हालांकि वह हमारे धर्म की नहीं है, वह बहुत पैसे वाली भी नहीं है, पर वो बहुत नेक और दयालु लड़की है, बेहद समझदार है। बस इसी वजह से मैं उसे चाहता हूँ। चाहे मेरे घरवाले मुझे कितनी भी गालियाँ दें, पर मैं यदि शादी करूँगा तो उससे ही। उसे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। उसके बिना मेरा जीवन बेकार है। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगर मेरी शादी देबे से नहीं होगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चलिए, चलते हैं और इन बाजीगरों को बता देते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मान ली है। हम दोनों के दिल बल्लियों उछल रहे थे। हम खुशी से पागल हो गए थे। मैं बार बार ज़ोया को शुक्रिया कह रहा था और ज़ोया भी खुशी से मेरे हाथों को चूम रही थी। हम दोनों एक दूसरे को नेक और ईमानदार बता रहे थे। फिर ज़ोया ने मेरे सिर और मेरे गालों को चूमना शुरू कर दिया। मैं बार बार उसके हाथ चूम रहा था। मैं उसके एहसान के तले इतनी बुरी तरह से दब गया था कि सारी तमीज़ भूलकर मैंने उससे लिपटना शुरू कर दिया था। कहना चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत न होने का यह इजहार इतना खुशगवार इजहार था कि वो हमें मोहब्बत के इजहार से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। हमारे चेहरे खुशी की वजह से गुलाबी हो गए थे। हम घर की तरफ चल पड़े ताकि अपने अपने माँ बाप को अपने इस फैसले की जानकारी दे सकें। अरे, वो हमें गालियां ही देंगे ना, हमारी पिटाई कर देंगे,
मैं बड़े जोश में बोल रहा था, हद से हद हमें घर से निकाल देंगे, पर हम खुश तो रहेंगे ना। हम घर पहुंचे तो देखा कि हम दोनों के माता पिता वहीं दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारे खुशी से चमकते चेहरे देखकर उन्होंने तुरंत नौकर को बुलाया और शैंपेन की बोतल लाने को कहा। लेकिन मैंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैं हाथ उठाकर और पैर पटक पटक कर अपनी बात कहने लगा। जोया भी चिल्ला रही थी और जोर जोर से रो रही थी। वहाँ हंगामा हो गया था। आखिर उस दिन शैंपेन की बोतल नहीं खुली, पर आखिर हमारी शादी कर दी गई। आज हमारी शादी की रजत जयंती है। हम पिछले 25 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। शुरू में जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से खींची। मैं लगभग रोज ही जोया को गालियां देता था, उसे डांटा करता था। कभी कभी तो उस पर हाथ भी छोड़ देता था। लेकिन बाद में अपनी हरकत पर दुखी होकर और जोया पर तरस खाकर मैं उसे प्यार करता था। उन्हीं दुख भरे दिनों में एक एक करके हमारे बच्चे पैदा हो गए। और फिर हमें एक दूसरे की आदत पड़ गई। इस वक्त मेरी प्यारी जोया मेरी पीठ के पीछे खड़ी हुई है और मेरे कंधों पर हाथ रखकर मेरे गंजे सिर को चूम रही है।